हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जो है दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि बुक में हमारा चैप्टर नंबर 7 है, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेजेस है। आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे। स्टेज 1 हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टेज 1 हमारे पास होता है प्रमोशन। प्रमोशन, एक पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो स्टेज 1 हमारे पास होता है प्रमोशन। स्टेज 2 मैंने आपको बताया था, जो कि हमने कर लिया ऑलरेडी। वो होता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन, यानी जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं और आपको आरओसी के एंड से जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है मिल जाती है। तो इसके बाद मैंने कहा था 2 स्टेप्स और है, रेजिंग ऑफ कैपिटल या सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, और लास्ट स्टेप हमारा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आज हम जो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 है उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 स्टेप हमने कर लिए हैं, तो पहले आप वो 2 क्लासेस देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, बिकॉज ये क्लासेस जो है सीक्वेंशियली है। पर्टिकुलरली ये चैप्टर जो है सीक्वेंशियली चल रहा है, तो लास्ट 2 लेक्चर्स दे के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। तो अभी तक आप याद रखिए हम कहाँ पे है अभी। मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, आप मेरे साथ जो है थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे आइडिया कंसीव हुआ कि कंपनी बनेगी। उसके बाद प्रमोटर ने सारा इसमें जो करना पड़ा है अरेंजमेंट किया, वो हमने समझा प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर कौन सा होता है। उसके बाद यहाँ पे आके प्रमोटर ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स फाइल किए रजिस्ट्रार के साथ। उसके बाद यहाँ पे आके जो है कंपनी को जो है सीओआई जो है वो मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब इस डेट से जो है कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि एक जो बर्थ है कंपनी की हो गई। अब बर्थ के बाद इस कंपनी ने क्या करना है, अपना बिजनेस करना है। कंपनी हमने बनाई क्यों है, कंपनी ने बिजनेस करने के लिए बनाई है। या तो सेक्शन 8 कंपनी को आप छोड़ दीजिए, अदर देन दैट जो भी कंपनी हमने बनाई बिजनेस के लिए बनाई है। तो इसका मतलब अब हमें आगे क्या करना है, बिजनेस। अब कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आ गई, लेकिन कंपनी के पास आज की डेट में कोई भी पैसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो कंपनी, जो नई नई कंपनी बनी है, इसके पास कोई भी पैसा नहीं है। ये ऐसी बात है जैसे एक बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता जब वो इस दुनिया में आता है। उसके पास अपनी सस्टेनेंस के लिए कुछ नहीं होता, ना अपने खाने के लिए कुछ होता है, अपने पहनने के लिए कुछ होता है। तो उसके बाद इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसको वो सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि वो फिर इस माहौल में रह पाए और सरवाइव कर पाए। ठीक है, सिमिलरली अभी तक हम कहां पे पहुंचे कि एक कंपनी जो है वो कागजों पे तैयार हो गई, यानी उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, और एज पर डॉक्यूमेंट जो है कंपनी वजूद में आ गई, एग्जिस्टेंस में आ गई। आरओसी की किताबों में कंपनी चढ़ गई, उसका सिन नंबर जो है अलॉट हो गया। लेकिन अब इस कंपनी को प्रैक्टिकली काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। कंपनी को फंड्स चाहिए, कंपनी को कैपिटल चाहिए। तो अब तीसरा स्टेज जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल रेजिंग का। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहाँ पे इस स्टेज में कैपिटल जो है, पैसा जो है वो रेज करेगी। ठीक है, तो अब ये पैसा कैसे आएगा, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हमें स्टेप नंबर 3 में पढ़ना है। सबसे पहली बात और सबसे सिंपल बात, अगर तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। जो प्राइवेट कंपनीज के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स मेमोरेंडम होंगे, यानी पहले 2 मेंबर्स, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। जो फर्स्ट 2 सब्सक्राइबर्स मेमोरेंडम होंगे, उन्होंने वहां पे लिखा होगा, हमने कल भी समझा था कि हम कितने कितने शेयर्स इस कंपनी के लेंगे। ठीक है, तो वो लोग सिंपली क्या करेंगे, कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, कंपनी में आ गई तो कंपनी का अकाउंट तो खुल ही सकता है। हमें पता है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है, तो उसका अकाउंट है, खुल ही सकता है। कंपनी के नाम से एक अकाउंट खोलेंगे बैंक में, अकाउंट खुल गया। उसके बाद वो पैसा जाके बैंक में जो है वो डिपॉजिट करेंगे, जो कैपिटल का पैसा है। जितना वो कैपिटल अपना उन्होंने ऑथराइज्ड कैपिटल रखा है, जितना उन्होंने अपना कैपिटल रखा है, तो वो कैपिटल जो है वो रेज करेंगे। रेज करने का मतलब क्या है कि पैसा बैंक में जमा करेंगे, और इसके अगेंस्ट जो है खुद को जो है शेयर्स जो है अलॉट कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है विद 1000 शेयर्स एंड शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, तो कैपिटल कितना हो गया, 1000 नहीं 10,000 शेयर्स कर लीजिए। ठीक है, 1 लाख में मिनिमम करना है, तो 10,000 शेयर्स विद जो है ईच शेयर ऑफ ₹10,
उसका कैपिटल हो गया 1 लाख। अब अगर 2 मेंबर्स है और एक मेंबर 20,000 रुपए बैंक में डाल रहा है, दूसरा 80,000 रुपए बैंक में डाल रहा है, तो एक मेंबर के 2,000 शेयर हो गए, दूसरे के 8,000 शेयर हो गए। सिंपली ये बैंक में पैसा जमा करेंगे और इनको जो है शेयर्स जो है अकॉर्डिंगली अलॉट हो जाएंगे और इस कंपनी में जो है शेयर होल्डर्स या आप सब मेंबर्स बन जाएंगे। और यही लोग इसमें डायरेक्टर, नॉर्मली क्या होता है, यही लोग इसमें डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं। एक एमडी बनेगा, एक डायरेक्टर बनेगा। और प्राइवेट कंपनी क्लोज्ड सेटअप है, इसमें काफी काम करना सिंपल है। तो प्राइवेट कंपनी के इसमें कैपिटल रेजिंग कोई बड़ा काम नहीं है। आप सिंपली बैंक का अकाउंट खोलो, इस कंपनी का अकाउंट खोलो, उसमें जाके पैसा डिपॉजिट करो, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का लेटर इनको थमा दो, कहानी आपकी हो गई क्लोज। ठीक है। लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट कहाँ पे आता है, जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, पब्लिक कंपनी जहां पे आपके मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं 7, और जहां पे जो है पब्लिक से, हमने ये चीज पढ़ी हुई है, पब्लिक से आप पैसा जो है डिपॉजिट्स और इक्विटी जो है वो रेज कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी के केस में इतना सिंपल नहीं होता। पब्लिक कंपनी के केस में आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसीजर के बाद आप पैसा रेज कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको पब्लिक कंपनी के केस में करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सेबी अप्रूवल। ठीक है। अब ये चीज क्या है, सेबी? सेबी आपके लिए नया है, शायद पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया में एक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ है, सेबी उसके नाम से। अभी आपको ज्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़नी है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है। क्या करती है, इसका नाम ही बता क्या रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो बोर्ड सिक्योरिटीज को जो है, इसका जो मार्केट है वो रेगुलेट करती है। ठीक है, सिक्योरिटीज का मार्केट जो है रेगुलेट करती है। आपको क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज क्या होता है, आपकी नॉलेज के लिए, और ज्यादा आपने इसमें डीप नहीं पूछना। आप समझिए सिक्योरिटीज का मतलब होता है 2 सिंपल चीजें, शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। ठीक है, वो मार्केट जहां पे शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, डील किए जाते हैं। तो हमारे पास उनको हम क्या कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, या आम लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो इन मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस मार्केट में जो ब्रोकर्स है, जो कंपनीज अपनी मनमानी करके लोगों को ठगे, लोगों को नुकसान करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल मैटर है। एक बंदा जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, तो उसको पता भी नहीं होता कंपनी में क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कंपनी के केस में, खासकर पब्लिक कंपनी के केस में, ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो सेपरेट होती है। तो अब एक बंदे की जो इंटरेस्ट है, एक इन्वेस्टर की जो इंटरेस्ट है, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसका कस्टोडियन कौन है वहां पे? तो इसलिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी, स्टॉक मार्केट के लिए और एक्ट करेगी एज रेगुलेटरी बॉडी। अभी आपके लिए इतना काफी है। तो इसीलिए जब जो पब्लिक कंपनी होती है, क्योंकि उनमें पैसा जो है पब्लिक का लगा होता है, उसमें इंटरेस्ट जो होता है पब्लिक का होता है, तो वहां पे पब्लिक कंपनीज को जब भी कैपिटल रेज करना है, पैसा रेज करना है, उनको पैसा रेज करने से पहले सभी को अप्रोच करना है, रेगुलेटरी बॉडी को अप्रोच करना है, और उनसे पैसा रेज करने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पब्लिक कंपनीज के लिए कैपिटल रेजिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू सीक सेबी अप्रूवल। वो क्या करे, सेबी के पास जाके अप्रूवल ले कि हमें जो है इतना शेयर कैपिटल जो है वो रेज करना है। ठीक है, तो सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ये कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट तो खैर नहीं, तो आरबीआई के अंडर आता है। जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो ये रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है। तो इसीलिए जब भी पब्लिक कंपनी को पैसा रेज करना है, उसको सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना है। वो सेबी को क्या आप लिखेंगे कि हमें कितना पैसा रेज करना है, हमें कितना पैसा रेज करना है, हमें सभी को लिखेंगे हम पहले कितना पैसा रेज करना है। ठीक है, हमारा शेयर कैपिटल कितना, हमारी कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा, हम क्या काम कर रहे हैं, ये सब वो क्या करेंगे, पहले सभी को बताएंगे। और सभी अगर सेटिस्फाई हुई कि ये कंपनी कोई फेक बोगस कंपनी नहीं है, इस कंपनी की स्टैंडिंग है, इसके प्रमोटर्स की स्टैंडिंग है, उसका बिजनेस जेन्युइन है, तो वो इनको अप्रूवल देंगे कि आप जाके जो है पैसा जो है रेज करो। एग्जाम्पल लीजिए कि एक कंपनी, एक नई कंपनी बनी, पब्लिक कंपनी एबीसी एंड को, और सभी के पास 100 करोड़ रुपए रेज करने की परमिशन ली, और सभी ने इसको परमिशन दे दी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है, यहाँ पे एंड है, दूसरा स्टेप होता है, वो होता है प्रोस्पेक्टस, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिशिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है,
प्रोस्पेक्टस हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसलिए अभी आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप जो है, जैसे हमने कल एमओए और एओए पढ़ा था, तो दूसरा स्टेप जो होता है कि जब आपको एक बार सभी से अप्रूवल मिल गया पब्लिक कंपनी के केस में पैसा रेज करने के लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ, और प्रोस्पेक्टस अपना पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, नेट पे, जहां पे भी आप चाहे। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। वे प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है, वो क्यों फाइल और पब्लिश करना पड़ता है, ये हम आगे डिटेल में जो है वो समझेंगे। अभी स्टेप में पढ़ा रहा हूँ। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो पहले बनाना है, उसके बाद फाइल करना है और पब्लिश करना है। ठीक है, आपने कर लिया ये काम, तो 100 करोड़ रुपए का आपने इसमें ब्रेकअप दे दिया प्रोस्पेक्टस में कि हम 100 करोड़ रेज करने वाले हैं। इसके बाद एक बार जब आपका सभी अप्रूवल भी हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन, आपका प्रोस्पेक्टस भी आ गया, अब जाके लोग आके इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, 100 करोड़ रुपया लाने के लिए, इस 100 करोड़ रुपए लाने के लिए आपको कुछ इंटरमीडियरीज से हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें आपके बैंक आएंगे, ब्रोकर आएंगे, अंडरराइटर आएंगे। प्रमोटर का काम अभी तक जो है वो खत्म हो गया है। हाँ, प्रमोटर एज अ अंडरराइटर जो है एक्ट कर सकता है, बिकॉज अब कंपनी एग्जिस्टेंस में है। इस अभी अभी के स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं अभी, स्टेज नंबर 3 पे कंपनी एग्जिस्टेंस में है, तो कंपनी अब अपने फैसले खुद लेगी थ्रू इट्स डायरेक्टर्स। हाँ, प्रमोटर कन्वर्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि प्रमोटर आपका डायरेक्टर में कन्वर्ट हुआ हो, प्रमोटर आपका शेयर होल्डर में कन्वर्ट हुआ, या प्रमोटर आपका कुछ भी नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी तो है। क्या प्रमोटर आपका अंडरराइटर बन चुका हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी की डेट में, अभी के टाइम में जो डिसीजंस लेगी वो अब कंपनी अपने बिहाफ पे लेगी, बिकॉज कंपनी अब एग्जिस्टेंस में आ गई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब कंपनी अपॉइंट करेगी कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिनका काम है ये पैसा मार्केट से लाना। पैसा लाना कोई आम बात है, कोई इजी बात तो नहीं है। इसमें आपकी हेल्प कौन करेंगे? बैंक्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। बैंक आपको पता है क्या होता है, बैंक समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बैंक है पब्लिक को एनकरेज करता है कि आप पैसा डालो, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो बैंक्स क्या होता है, बैंक्स अपने क्लाइंट्स को, अपने जो उनके पास जो डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, उनको बताता है कि नई कंपनी बनी है, उसमें ये है, उसमें ये फायदे है, ये नई कंपनी है, आगे फायदा होगा, आप इसका जो शेयर है वो उठा लो एज आईपीओ। तो बैंक अपने हिसाब से सॉलिसिट करता है अपने डिपॉजिट होल्डर्स को अगेंस्ट अ फिक्स्ड कमीशन। सिमिलरली ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स बैंक नहीं होते हैं, ब्रोकर्स और लोग होते हैं जो बेसिकली इस चीज में क्या करते हैं, ब्रोकरेज सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं शेयर लेने के लिए, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं शेयर लेने के लिए, और उसके बाद जितना वो पैसा ला के देंगे मार्केट से लोगों से, उतना उनको कमीशन मिल जाएगा। सिंपल ब्रोकर तो सिंपली जैसे आपने कोई मकान खरीदना बेचना, उसके बीच में ब्रोकर होता है, वैसे ही ब्रोकर क्या करता है, बायर और सेलर्स को मीट करवा के कमीशन लेता है। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में भी ब्रोकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी हमारे पास अभी शेयर बेच रही है, और खरीद कौन रहा है, खरीद रहा है एक पब्लिक में कोई बंदा, तो इन दोनों को मिलाना, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग करवाना, उसके अगेंस्ट वो कोई कमीशन लेगा। तो ये काम बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस करते हैं। और तीसरा अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अंडरराइटर एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो आपको कोई रिस्क से बचाता है। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपने शेयर कैपिटल जो है वो इशू कर दिया, आपने मार्केट में प्रोस्पेक्टस डाल दिया, लेकिन आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अगली बार तो सभी आपको परमिशन ही नहीं देगी, बोलेगी आपकी कंपनी तो इतनी घटिया है कि कोई इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, सभी तो अगली बार आपको शेयर इशू निकालने ही नहीं देगा। तो इसके चलते आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं, उनको अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं। अंडरराइटर्स क्या करते हैं, अंडरराइटर्स आपको ये बोलते हैं कि हम आपको इतना पैसा जो उठा के दे ही देंगे, और अगर हम नहीं उठा के दे पाए मार्केट से इतना पैसा आपको, तो हम ये शेयर है खुद खरीद लेंगे। कभी कभी आपका प्रमोटर भी आपको अंडरराइटिंग सर्विसेज दे देता है, ठीक है। या अगर प्रमोटर अंडरराइटिंग सर्विसेज ना दे, तो जो बाहर से एक आउटसाइड अंडरराइटर होता है वो भी आपको सर्विस देता है कि मैं आपके सपोज 40% या 50% शेयर है वो बिकवा दूंगा, ठीक है, और अगर नहीं बिके तो मैं खुद खरीद लूंगा अगेंस्ट कमीशन। तो आपको ये 3 या 4 फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है वो आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे एज अ पब्लिक कंपनी, तभी आपका जो माल है, तभी आपका जो शेयर है वो बिक जाएंगे, वरना नहीं बिकेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब मेरी पब्लिक कंपनी है, मैंने 100 करोड़ का जो है वो शेयर इशू निकाला, सभी से परमिशन लेके। एक बार प्रोसीजर फिर से समझेंगे। सबसे पहले सभी से मैंने परमिशन ली, परमिशन के बाद मैंने प्रोस्पेक्टस फाइल किया, उसके बाद मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अपॉइंट किए, यह हो गया। अब इसके बाद मैंने 100 करोड़ का जो कैपिटल है वो इशू कर दिया मार्केट में। इशू करेगा क्या मतलब है, मैंने मार्केट में मैं 100 करोड़ रुपया सीक कर रहा हूँ पब्लिक से एज अ कैपिटल।
ठीक है। अब जब मैं वेट किया, मैंने अपना टाइम पीरियड रहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, अब मैंने वेट किया 120 दिनों का टाइम रहता है, मेरे पास जो है पैसा आने के, लोग इस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, या विद इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लोग जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और मेरे पास टोटल 10 करोड़ रुपए जो है वो आए। अब मैं इशू कितना किया था, 100 करोड़, मेरे पास कितना आया, 10 करोड़। इशू किया था मतलब मैंने कितना पैसा मांगा था, 100 करोड़, मेरे पास कितना आया, 10 करोड़ पब्लिक से एज अ कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा एस्टिमेट था इस कंपनी के बारे में कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, वो एस्टिमेट कहीं ना कहीं गलत है। या दूसरे वर्ड्स में, जो पब्लिक एज अ जर्नल जो पब्लिक है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे बिजनेस में। यही मतलब है इसका, कि पब्लिक जो है वो मेरे मेरे जो है इसमें बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब इसका एक और मतलब ये भी है कि मुझे जब इशू निकालना चाहिए था, मुझे इशू निकालना चाहिए था 10 करोड़ का या 8 करोड़ का या 5 करोड़ का, ठीक है। इसीलिए सेबी ने, ध्यान रखेंगे, सेबी की गाइडलाइन, इसमें कोई कंपनी एक्ट का रोल नहीं है, सेबी की गाइडलाइन है कि अगर आपने जितना कैपिटल जो है वो इनवाइट किया है, ठीक है, जितना कैपिटल अपने लोगों से मांगा है, उसका आपको मिनिमम 90% जो है वो आपको सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर आपने 100 करोड़ रुपया इशू किया है मार्केट में, तो 90 करोड़ आपको आना ही चाहिए ऐसा कैपिटल। अगर आपको ये 90 करोड़ रेज नहीं हुआ मार्केट से, तो इसका मतलब पब्लिक आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आप इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करो, और आप जो जिन लोगों ने 10 करोड़ दिया है कितना, उनको वो पैसा वापस दे दो। तो इसका मतलब इस टाइम आपकी कंपनी जो है वो कैपिटल रेज नहीं कर पाई, तो आप बिजनेस अपना कमेंस नहीं कर पाएंगे। ये किस लिए, इसके दो फायदे, इसका ये उन्होंने रखा है प्रोसीजर, वो ये है ताकि कंपनी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी हो, ऐसे कोई बोगस या फेक कंपनी मार्केट में ना आए। तो इसीलिए आपको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है 90%, इतना कैपिटल आपको रेज होना ही चाहिए आउट ऑफ जितना आपने इशू मार्केट में किया, आपने इनवाइट किया है मार्केट में। तो पहले ही इनविटेशन के टाइम पे, पब्लिक कम्युनिटी में, आपको ये जो फिगर जो इशू 100 करोड़ का है, ये बहुत ही ध्यान से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि मिनिमम आप 90% जो है, 90% जो मिनिमम है वो आप रेज कर सको। और अगर आप 90% रेज नहीं कर पा रहे, तो आपको ये इशू जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने आपको पैसा दिया उनको आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना कैपिटल होता है जितना मिनिमम आपको पब्लिक से रेज होना चाहिए। अगर आप उतना पैसा रेज नहीं कर पाए, तो आपको जो है अपना सब्सक्रिप्शन जो है, ये जो आपने इशू किया है कैपिटल, इस इशू को कैंसिल करके सारे शेयर होल्डर्स को पैसा जो है वापस देना पड़ेगा। और इसलिए रखा है सभी ने, ताकि जो कंपनीज की स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल्स हो, खाली वही कंपनीज जो है मार्केट में पब्लिक के पास पैसा लेने के लिए आए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो वहां पे सभी जो है बहुत ध्यान से काम करती है। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुई है, और तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। इसमें एक अमेंडमेंट हुई है, शेयर इशू हमारे पास काफी सारे टाइप का होता है, बट दो टाइप आपको बता देते हैं। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है राइट्स इशू। पब्लिक इशू, दूसरा होता है राइट इशू, RAGHT, राइट इशू। राइट मतलब एज अ राइट, मतलब हक वाला राइट। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, जब मैं कैपिटल रेज करता हूँ सीधे पब्लिक, मैं पब्लिक के पास आया, मैंने पब्लिक को बोला कि पैसे उठा लो, जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया। लेकिन एक कभी कभी क्या होता है कि सपोज मेरे पास लाख शेयर होल्डर ऑलरेडी है, यानी एज अ पब्लिक कंपनी ऑलरेडी मेरे शेयर मार्केट में है। अब मैं इन्हीं शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रहा हूँ, बीइंग शेयर होल्डर्स, कि मुझे लाख शेयर और इशू करने हैं, तो आप चूंकि मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, तो आप ये शेयर जो है उठा दो। तो यहाँ पे मैं एज अ पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ फॉर क्या बोलते हैं, फॉर मैं पब्लिक को इनवाइट नहीं करता हूँ फॉर इन्वेस्टिंग इन माय कैपिटल, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनवाइट करता हूँ। तो जब मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनवाइट करता हूँ फर्दर कैपिटल उठाने के लिए, इसको हम राइट इशू बोलते हैं। पहले पहले राइट इशू के केस में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट थी 90%। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद राइट इशू के केस में ये कंडीशन जो है हटा ली गई। तो राइट इशू में अगर आपको नहीं भी आएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तब भी चलेगा। रीजन बीइंग कि जो लोग इन्वेस्टर ऑलरेडी है वो तो है ही, लेकिन अगर आपका पब्लिक इशू ऑलरेडी है और आप नया पब्लिक इशू निकाल रहे हैं, तब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
चलिए एक जनरल बात थी जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट थी कि राइट इशू के केस में ये कंडीशन नहीं है, लेकिन पब्लिक इशू के केस में कंडीशन जो है वो रहेगी। राइट इशू क्या होता है, जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स जो है वो इनवाइट करते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि आप अपने शेयर्स उठा, नए शेयर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या करेगी कंपनी, इसके बाद एक कंपनी पब्लिक जो अपने आप को लिस्ट करवाएगी, लिस्टिंग। अच्छा, अब प्राइवेट कंपनी को लिस्ट करवाएगी, आंसर इज नो, जरूरत है ही नहीं, बिकॉज प्राइवेट कंपनी के शेयर तो बिकते ही नहीं है। अब शेयर कहाँ पे बिकने हैं, मैंने बोला शेयर है तो आईपीओ में बिकेंगे प्राइमरी मार्केट में, या बाद में स्टॉक एक्सचेंज में बिकेंगे शेयर मार्केट में, ठीक है, किसी कंपनी के। तो इसलिए आईपीओ में तो शेयर मैंने बेच दिए कंपनी में, लेकिन बाद में अगर कंपनी ने अपने शेयर ट्रेड करवाने हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे करवाने हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए कंपनी को क्या है, लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्ट कंपनी का मतलब क्या होता है, वो कंपनी जिनके शेयर्स जो है वो लिस्ट किए हुए हैं, बिक रहे हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, एनएससी है, तो कोई भी या दोनों पे या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आप अपने शेयर्स को लिस्ट करवा लो, ताकि पब्लिक इन जर्नल बाद में उनको क्या है, ट्रेड कर पाए। आपकी लिस्टिंग भी हो गई। जब आपकी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, इसका अपना क्राइटेरिया है, लिस्टिंग का अपना क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। जब एक बार आपकी लिस्टिंग हो जाएगी और आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आ गया, उसके बाद आप शेयर्स क्या है, अलॉट करेंगे। आप शेयर्स क्या है उसके बाद अलॉट कर देंगे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोरेटा अलॉटमेंट का, वो भी समझा देता हूँ कि आपका, मैंने पहले ही कहा कि या तो आपका अंडर सब्सक्राइब होगा या आपका ओवर सब्सक्राइब होगा। सपोज आपने 100 करोड़ का कैपिटल मांगा है, आपका 80 करोड़ का कैपिटल आ गया, 80 करोड़ आ गया तो आपको इसको जो है कैंसिल करना पड़ेगा, इस इशू को। ठीक है, अब अगर 95 करोड़ आया तो ठीक है, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया मोर देन 90%, तो आप इन 95 करोड़ लोगों को, जो 95 करोड़ जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उनको आप शेयर इशू कर देंगे। लेकिन अब अगर आपका 200 करोड़ का पैसा आ गया, आपने मांगा तो 100 करोड़ था, लेकिन कंपनी की जो प्रोस्पेक्टिव बिजनेस यानी फ्यूचर का जो बिजनेस है वो देख के लोगों ने 200 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। अगर अभी आप मार्केट पे कुछ नजर रख रहे होंगे तो आपने देखा कुछ आईपीओ आए थे। अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, नायका का आईपीओ आया था, तो कुछ एक बहुत बड़े बड़े आईपीओ जो अभी रिसेंटली मार्केट में जिनकी बात हो, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का भी आईपीओ आया था। तो दोनों केस में जो है आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ओवर सब्सक्राइब का मतलब कि कंपनी ने सपोज अगर 100 करोड़ मांगे थे तो पब्लिक ने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें कर दी, लेकिन कंपनी तो 100 करोड़ ही मांगा था। तो इसका मतलब जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 5 शेयर मिलेंगे, जिसने 1000 शेयर अप्लाई किया उसको 500 शेयर मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसके बाद कंपनी क्या है, शेयर्स को जो है अलॉट कर देगी और उनके शेयर जो है सब्सक्राइबर्स के उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, या फिजिकल तो अब खत्म हो गया फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली उनको शेयर्स जो है वो अलॉट कर देगी। तो इसके साथ हमारा कैपिटल रेजिंग वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, फटाफट से गो थ्रू होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इसमें कुछ नहीं करना, सीधे पैसा डालना है अकाउंट में और शेयर अलॉट करने हैं आपने जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स होते हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। पब्लिक कंपनी के पहले आप सभी अप्रूवल लेंगे, उसके बाद प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे और पब्लिश करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक बैंक, ब्रोकर, अंडरराइटर अपॉइंट करेंगे। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आना चाहिए 90% का, उसके कम आया तो आप क्या, फिर आपको शेयर इशू जो है कैंसिल करना पड़ेगा। पब्लिक इशू के केस में आना चाहिए, राइट इशू के केस में ये कंडीशन हटा दी गई। और इसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन दे के अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा, और इसके बाद आप शेयर जो है वो अलॉट कर सकते हैं। आप सब लोगों को प्रोरेटा अलॉटमेंट करके, अगर आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया तो प्रोरेटा अलॉटमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो शेयर्स बेसिकली आप अलॉट कर सकते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। एक बार फिर से टाइमलाइन बनाते हैं। ये प्रमोशन वाला फेज, यहाँ पे फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सीओआई मिल गया, यहाँ पे आपने कैपिटल रेज किया, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके बस पैसा आ गया। अब पैसा आने के बाद आपको फाइनली बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। बट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट कंडीशन है, आपको रिसीव करना है, आपको ऑब्टेन करना है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको आरओसी के पास जाके एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है कि अब मैं बिजनेस अपना शुरू करना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा आ गया। अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट
क्यों ही है, इसका एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर ये रहेगा, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि कंपनी इन एडुकेट कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट ना करे। कि कंपनी ने बोला है कि मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख रुपए जो उसमें मेरा बना ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल है, बाद में ये कैपिटल रेज ही नहीं हुआ और कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। तो इस चीज को प्लग करने के लिए क्या किया गया है कि चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, जिसका शेयर कैपिटल हो, कंपनीज विद शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ओपीसी मैंने नहीं लिखा है और यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी नहीं लिखा है। इन कंपनीज को ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, इनका शेयर कैपिटल को चाहिए। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है यहाँ पे, बस 2 चीजें आपको रजिस्ट्रार को बतानी है। पहली चीज ये बतानी है कि जितना कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है 5 लाख पब्लिक कंपनी के लिए और 1 लाख जो है प्राइवेट कंपनी के लिए बताया हुआ है, बढ़ाया हुआ है। जितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड वो मैंने ऑलरेडी रेज किया हुआ है, वो कैपिटल हमारे पास, पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। या कोई प्रोफेशनल सर्टिफाई करके देगा, हाँ जितना कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड है आपने रेज कर लिया, एक बात ये देंगे। दूसरी डिक्लेरेशन आप ये देंगे सर्टिफिकेट से पहले कि जो इनिशियल यानी फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे, ठीक है, ये टर्म आप याद रखेंगे बार बार, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जो आपने मेमोरेंडम बनाया है उसमें जो पहले सब्सक्राइबर्स होंगे यानी जिन्होंने साइन किया है, पहले मेंबर्स, हम इतना इतना शेयर उठाएंगे, क्या उन्होंने वो शेयर उठाए या नहीं उठाए। उठाने का क्या मतलब है, उन्होंने वो पैसा दे के अपने शेयर ले खरीद लिए या नहीं खरीद लिए। अल्टीमेटली पैसा ही देना है ना लोगों को। शेयर क्या होता है, शेयर होता है कंपनी में आपका हिस्सा। तो उन्होंने वो पैसा दे के शेयर उठाए है या नहीं उठाए। तो 2 डिक्लेरेशन आप देंगे, सबसे पहला कि आपका मिनिमम कैपिटल आ गया नहीं आ गया, दूसरा जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स तो आपके मेमोरेंडम थे क्या उन्होंने अपने अपने शेयर उठाए हैं या नहीं उठाए। बस ये चीजें आप देंगे। इसके बाद दूसरी एड्रेस की वेरिफिकेशन। आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे, मैंने कहा था कि कंपनी के केस में या तो आपका टेम्पररी एड्रेस होगा पहले क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, या बाद में आपका अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो लेंगे, या पहले से ही आपके पास कोई बिल्डिंग होगी एज जो आपका ऑफिस हमेशा के लिए रहेगा, आगे के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। तो वो आपने रजिस्ट्रार को लिख के देना है, वेरीफाई देना कि हाँ मेरा एड्रेस जो है मैंने अपनी बिल्डिंग या ऑफिस ले लिया और मेरा एड्रेस जो है वो यही रहेगा जो मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि पहले क्या होगा, तो प्रमोटर पहले कोई बिल्डिंग लेगा, बाद में कंपनी उसी को टेक ओवर कर लेगी, या कंपनी बाद में जब एग्जिस्टेंस में आएगी तो नई बिल्डिंग या नया एड्रेस अपना ले लेगी, वो कंपनी की अपनी चॉइस है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है कि पहले से डिसाइड होता है कि कंपनी अपना ऑफिस जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो कहाँ पे रखेगी। तो जब ये 2 चीजें आप रजिस्ट्रार को बताएंगे, एक फॉर्म होता है उसमें बताएंगे कि ये 2 डिक्लेरेशन देंगे, रजिस्ट्रार बोलेगा कि हाँ आपका कैपिटल भी आ गया और आपका एड्रेस भी वेरीफाइड है, रजिस्ट्रार आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसके बाद आप जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब ये सर्टिफिकेट, मैंने आपको क्या कहा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, वो प्रूफ होता है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस हुई है, इज अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट क्या इंप्लाई करती है, ये सर्टिफिकेट प्रूफ है कि कंपनी ने अपना कैपिटल रेज कर लिया, मिनिमम कैपिटल रेज कर लिया, और कंपनी अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो ये प्रूफ है आपका कि आप अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल है, इसके बाद कंपनी अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो इसके साथ अगर हम देखें इफेक्टिवली हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने एक चीज में डिस्कस करी है, प्रोस्पेक्टस, जो मैंने स्टेप नंबर 2 पे पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस फाइल करना है और पब्लिश करना है। ये प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है, सभी अप्रूवल के बाद ये प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है, मुझे ये डिस्कस करना है, उसके साथ ये चैप्टर मेरा कंक्लूड हो जाएगा, बल्कि हो गया, ठीक है। चलिए प्रोस्पेक्टस हम समझेंगे। वैसे ही 2 डेफिनेशन है, एक तो लॉ ने क्या लिखी है, कंपनी एक्ट ने क्या लिखी है इसमें डेफिनेशन, और जर्नली किस चीज को कहते हैं, ठीक। पहले हम आम लैंग्वेज में समझते हैं। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या नोटिस या सर्क्यूलर, कुल मिला के एक ऐसा कागज है, ठीक है, जो बेसिकली एक्ट करता है एज ए एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट है कंपनी का, किस चीज का एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर या डिबेंचर जो है वो खरीद। बस इतना सिंपल सी बात है, बाद में टेक्निकल डेफिनेशन पे आएंगे। एक सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक कंपनी फ्लोट हो गई, एक पब्लिक कंपनी जो है रजिस्ट्रार के पास जाके फ्लोट हो गई, प्रमोटर ने अपना काम करके फ्लोट कर दिया। अब ये कंपनी फ्लोट होके उसको क्या करना है, पब्लिक से पैसा रेज करना है। अब पब्लिक को कैसे पता चलेगा, प्रमोटर ने अपने दिमाग में सोचा कि मुझे क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, कितना
इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बनेगी, मेरा कितना रेवेन्यू आएगा, कितना कमाऊंगा, लाख रुपए लगा के कितने पैसे बन जाएंगे, वो तो सारा प्रमोटर के दिमाग में चल रहा है। बट प्रमोटर कैसे कन्वे करेगा, प्रमोटर कैसे कन्विंस करेगा पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि आप आके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। इसके लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। पहले ये डॉक्यूमेंट फाइल होता है रजिस्टर में, आपको बताया था पहले ये डॉक्यूमेंट फाइल होगा भी रजिस्ट्रार, ठीक है, और सेबी के पास भी। उसके बाद फिर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश होगा। जब कंपनी इनवाइट करेगी लोगों से पैसा तो ये पब्लिश होगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक छोटी सी बुकलेट होती है, जिस बुकलेट में कंपनी के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है कि कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है, कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा, इस कैपिटल का ब्रेकअप क्या होगा, उसके बाद जो है कि आपने कितने पे ये शेयर मिलेगा, आपको कितना पैसा डालना है एक शेयर खरीदने के लिए, एक शेयर का प्राइस हमने क्या रखा है, एक शेयर आपको 100 रुपए में देंगे, 150 रुपए में देंगे, 200 रुपए में देंगे, क्या प्राइस रखा है, मिनिमम आपने कितने शेयर उठाने हैं, ऐसा नहीं कि आप एक एक शेयर उठाओ, मिनिमम आपको 5 शेयर या 10 शेयर या 20 शेयर का लॉट उठाना है। तो ये सब उसमें लिखा होता है। जब आप ये एडवर्टीजमेंट पढ़ोगे तो उसके एडवर्टीजमेंट पढ़ के उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल ऐड देखते हो टीवी पे, आपने किसी प्रोडक्ट का ऐड देख लिया, सपोज आपने किसी टूथपेस्ट का ऐड देख लिया, तो आप फिर ऐड देख के डिसाइड करते हो कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ट्राई कर लेते हैं। ऐसा ही फाइनेंशियल मार्केट में भी है कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है साइट पे, आप जाके प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो, आईपीओ हेड के अंदर आप जाके जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप आईपीओ एक हेड आता है, आईपीओ हेड के अंदर जाके आप प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो, और आप प्रोस्पेक्टस पढ़ के एक बार डिसाइड करते हो कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर आप थोड़ी बहुत जांच पड़ताल भी करते हो कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, अभी इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, इंडस्ट्री का क्या साइज है, तो वो सब आप फिर जांच पड़ताल भी करते हो। तो ये बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप मेरे शेयर्स में जो है डिबेंचर में पैसा अपना लगाओ, ठीक है, मेरी सिक्योरिटीज में जो आप अपना पैसा लगाओ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो लॉ ने क्या लिखी है। प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कंपनी इशू करेगी एज अ प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको बताया, और इसमें जो है इंक्लूड होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ, मैं बताऊंगा क्या चीज है, और के सिलेबस में नहीं है बट ठीक है, यहाँ पे बात है तो बता दूंगा, जिसमें ये दो इंक्लूड, ये भी आपके प्रोस्पेक्टस ही है, और या कोई भी, यहां से डेफिनेशन शुरू होती है, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को बोलती है कि आप ऑफर दो और आप खरीद लो क्या शेयर हमारी कंपनी में, ठीक है, आप हमारी कंपनी में शेयर्स खरीद लो, इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। जिस डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी पब्लिक को कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी में आके शेयर्स खरीद लो। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि कितने शेयर आप खरीद सकते हो, किस क्या रेट चल रहा है, वो भी लिखा होता है कि सपोज एक शेयर का रेट है 12 रुपए, 15 रुपए, 117 रुपए, ऐसे करके रेट होता है, तो आप उसके बाद जाके उसको जो है वो इतने पैसे डाल के वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप कहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑब्वियसली, कि जब आपका अप्रूवल मिल गया उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तभी पब्लिक आपका जो है कंपनी के बारे में पढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में। फटाफट बता देता हूँ, सिलेबस में नहीं है, फटाफट एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। मोटा मोटा हमारे पास 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, डीम्ड, रेड हेरिंग, शेल्फ और एवरेज्ड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोस्पेक्टस एज अ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, ठीक है, आप ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं। सपोज आपने कोई डील साइन की किसी कंपनी के साथ, आपने एक कंपनी बनाई एबीसी एंड कंपनी, और आपने एक्सटर्नली कोई डील साइन की, आपको पब्लिक इशू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने ऐसे ही कोई बड़ी कंपनी आ गई, सपोज सी डी एंड कंपनी, इसको आपका बिजनेस अच्छा लगा तो बोलती मैं आपकी कंपनी में 20% शेयर जो है खरीद लूं। अब इसमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत तो नहीं है, तो आप दोनों का जो एग्रीमेंट होगा इस केस में वो माना जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बाद में एज अ प्रोस्पेक्टस जो है वो ट्रीट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दो कंपनीज के आपस में डील हुई है, कोई प्रोस्पेक्टस इशू हुआ नहीं है, तो इसको लेकर हम यहाँ पे इस एग्रीमेंट को जो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बाद में लॉ जो है सभी जो है वो डीम कर दिया एज अ प्रोस्पेक्टस, ये आपका एग्रीमेंट हो सकता है, आपका नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, मोटा मोटा।
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको हम प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में सारी बातें नहीं लिखी होती है। बेसिकली एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कभी कभी क्या करती है कंपनी, प्रायर इंफॉर्मेशन दे देती है अपने बिजनेस के बारे में सभी को, ठीक है। तो बट इस प्रोस्पेक्टस में सारी बातें नहीं लिखी होती है, रीजन बीइंग इस टाइम पे सारी बातें कंपनी को खुद नहीं पता होती है, ठीक है। और देती क्यों है, इसलिए देती है ताकि इनके जो चांसेस है पब्लिक जो इन्वेस्ट करने के वो बढ़ जाए। कि पहले आपने प्रीमियम इन्फॉर्मेशन दी, फिर आप मेन प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो चांसेस होते हैं पब्लिक में इन्वेस्टमेंट के वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और रेड हेरिंग कहाँ से नाम पड़ा है, एक्चुअली जो प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस और रेड प्रोस्पेक्टस होता है, इसमें आपको मोटा मोटा रेड कलर से लिखना पड़ता है कि ये प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है। और नॉर्मली इस प्रोस्पेक्टस में आपका शेयर प्राइस और बाकी सब चीजें नहीं होती। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि एक कंपनी है, इसने एक नया मेडिसिन जो है वो इन्वेंट किया है, या इन्वेंट करने वाले प्रोसेस है कि नया मेडिसिन हम बनाएंगे, ठीक है। अब मेडिसिन कंपनी के पास बन गया, लेकिन अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला, इसको ड्रग लाइसेंस नहीं मिला, ठीक है। कंपनी के हिसाब से सब कुछ सेट है, मेडिसिन रेडी है, मार्केट में जाएगा तो धूम मचा देगा, कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, तो कंपनी बहुत होपफुल है। लेकिन कंपनी अभी जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, बिकॉज अभी इसको जो है अप्रूवल ही नहीं मिला है, मेडिकल इसका जो भी इसके बोर्ड होता है, इसको मेडिसिन का अप्रूवल नहीं मिला है। तो अप्रूवल ना मिलने तक कंपनी क्या करेगी, ये ऐसे बैठी रहेगी? नहीं, कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कर देगी, जिसमें कंपनी में बिजनेस के बारे में सब कुछ बताएगी कि ये मेडिसिन हमने निकाला है, इसके ये फायदे हैं, इसके इतने पीसेस बिकेंगे, ये कंपनी इतनी अच्छी जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसमें खाली क्या नहीं होगा, कितना शेयर कैपिटल हम रेज करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, उसमें नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, जब कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा तो कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस जो है इशू कर देगी। उसमें उसको अब क्या लिखना है, बस रेट लिखना है और कितने शेयर इशू करने हैं वो लिखना है। मैक्सिमम बातें इसने पहले ही बता दी। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपका क्या है, प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, जो बिजनेस कमेंसमेंट से पहले हम रजिस्ट्रार के पास जो है वो फाइल करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन नॉर्मली कम होती है, नॉर्मली इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कम होती है, शेयर प्राइस और बातें इसमें नहीं होती, ठीक है। अब हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली कि एक कंपनी ने सपोज 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बॉन्ड इशू करने हैं साल में, तो एज पर लॉ इसे हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, इसको हर बार प्रोस्पेक्टस पहले इशू करना है तभी ये पैसा रेज कर सकता है। अब कंपनी सोचती है कि मुझे साल में 5 बार तो पैसा रेज करना ही है, तो मैं 5 बार क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करूं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी है इसी प्रोस्पेक्टस में जो क्या करती है, कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें ऑलरेडी ये चीज लिखती है कि हम 5 बार साल में कैपिटल रेज करेंगे, या 4 बार साल में कैपिटल रेज करेंगे, 4 शायद सीलिंग इसकी 4 ही है, तो 4 बार जो है साल में कैपिटल रेज करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कंपनी को बार बार प्रोस्पेक्टस रेज नहीं करना पड़ता। उसने एक बार प्रोस्पेक्टस रेज कर दिया, उसी में लिखेंगे कि हम 1 मार्च पे इतना, 1 जून पे इतना, 1 सितंबर पे इतना, 1 जनवरी पे इतना कैपिटल जो है रेज करेंगे। तो क्या करते हैं, बंच ऑफ सिक्योरिटीज के लिए या मल्टीपल इश्यूज के लिए एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू करने को हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। लास्टली एब्रिविएटेड प्रोस्पेक्टस, एब्रिविएटेड का मतलब इंग्लिश में होता ही है क्या, शॉर्ट। प्रोस्पेक्टस नॉर्मली एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है। तो क्या करती है, कंपनी को पता है कितना बड़ा डॉक्यूमेंट तो कोई पढ़ेगा नहीं मेरा 200 पेज का, तो कंपनी जो मोटी मोटी बातें होती है प्रोस्पेक्टस उनको एक जगह लिख के, शॉर्ट फॉर्म में लिख के एक जगह में एज एडेंडम या एज अटैचमेंट जो है मेन प्रोस्पेक्टस के साथ जोड़ देती है। उसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में जो मोटी मोटी और मेन बातें होती है उनको कंपाइल करके एक जगह जो है वो लाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एब्रिविएटेड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है बट ठीक है, बीइंग आप कॉमर्स स्टूडेंट्स है और आप अभी जो है कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको जो नोट्स इशू करूंगा इस करिकुलम के एंड पे, मैंने पहले आपको कहा कि मैं एंड पे आपको नोट्स दूं, उससे पहले आपको नहीं दूंगा नोट्स या बुकलेट आप मान लीजिए मैं आपको दे दूंगा 11th क्लास बिजनेस स्टडीज की, उसमें मैं ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी जो है डिफाइन करके दे दूंगा आपको, ठीक है। तो फटाफट से रिवीजन, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको कल को सेबी या कंपनी या पार्टीज जो प्रोस्पेक्टस डीम करे, मान ले, डीम्स का मतलब मानना। रेड हेरिंग का मतलब प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, जिसमें रेट के बारे में नहीं लिखा होता है, बिजनेस के बारे में कुछ बातें लिखी होती है, इसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करती है। शेयर प्रोस्पेक्टस का मतलब जब हम एक ही साल में हमने मल्टीपल इशू करने होते हैं तो हम सिंगल प्रोस्पेक्टस जो है इशू करते हैं। एब्रिविएटेड का मतलब प्रोस्पेक्टस में जो मोटी मोटी बातें होती है उसको एक जगह कंपाइल करके एज एडेंडम जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं। अब इस प्रोस्पेक्टस में होता क्या है, वो मैंने नीचे बुक से ही आपको कॉपी करके दिया है कि प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इसमें कुछ बातें लिखी होंगी ना। प्रोस्पेक्टस में आपको बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फाइल है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा बुकलेट है जिसमें कंपनी के बारे में लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा,
एज अ इन्वेस्टर मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वो मटेरियल चीजें इसमें लिखी होती है। क्या लिखा होता है सबसे पहले इसमें? नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ कंपनी, तो लिखा ही होगा कि जो कंपनी कल को बंद, जिसमें पैसा डाल रहे हो, उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा ना, जो हमने आरओसी ने दिया होगा, और उसका एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, जो इसका एमओए है उसको किस किसने साइन किया है, यानी फर्स्ट, वही बात, फर्स्ट सिग्नेटरी, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, कि एमओए के पहले सब्सक्राइबर कौन थे, यानी पहले 7 लोग जिन्होंने एमओए पे साइन किया वो कौन थे, और उनने कितने शेयर लिए। इसको हम प्रमोटर्स पर्टिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, वो चाहिए। अच्छा, जो शेयर में इशू कर रहा हूं उसका नंबर कितना है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, मैं कितना जो है वो शेयर जो है वो इशू कर रहा हूँ, और क्लास ऑफ शेयर, शेयर के टाइप होते हैं इक्विटी प्रेफरेंस। ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये, और प्रेफरेंस भी टाइप होते हैं बाद में, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल वगैरह वगैरह। तो पॉइंट क्या है कि जो शेयर है वो कितने इशू कर रहा हूँ, और कौन से टाइप के जो है वो इशू कर रहा हूँ। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कौन है, या प्रपोज डायरेक्टर्स, यानी जो डायरेक्टर्स जो है आज की डेट में है, या जो आज की जो फ्यूचर में बनेंगे। अब ये सारी बातें इसलिए लिखी होती है क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, तो कंपनी के पास मेंबर्स भी होंगे इस टाइम पे, और डायरेक्टर्स भी होंगे, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मैंने पढ़ाया हुआ, क्योंकि इस टाइम पे कंपनी कंपनी वजूद में आ गई होती है प्रोस्पेक्टस के टाइम पे। तो मुझे डायरेक्टर्स और मेंबर्स का नाम, उनके एड्रेस, और अगर कोई हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि फ्यूचर में किसी को डायरेक्टर बनाएंगे तो उसका भी इसमें जिक्र है, वो करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है वो तो बताइए, 90% है आज की डेट में, बट कितना है वो मुझे लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि हम 95% मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखे, 90% तो लॉ ने कहा कि इसके ऊपर आना चाहिए। हो सकता है हम इंटरनली डिसाइड करें कि 95% पैसा हमें आना चाहिए, तभी हम कंपनी फ्लोट करेंगे, तो वो भी इस चीज में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी है या खरीदने वाली है, उसको मुझे डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी भी नई नहीं आई है, उसने कुछ प्रॉपर्टी तो खरीदी होगी। हमारे पास कोई अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है या नहीं, अगर है तो क्या अंडरराइटर अपना जो ऑब्लिगेशन वो मीट करेंगे या नहीं, मतलब कि अंडरराइटर कल को जितना उन्होंने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में दिया उतने शेयर उठाएंगे या नहीं, तो अंडरराइटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इसमें देनी है। ठीक है, आप कब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें क्या होता है, ओपनिंग, मतलब बिड कब से ओपन होगी और कब क्लोज होगी, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोटर के बारे में जिसमें लिखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रमोटर की डेफिनेशन में, कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है या एनुअल रिटर्न फाइल करती है, उन दोनों में प्रमोटर के बारे में लिखा होना चाहिए कि इस कंपनी का प्रमोटर कौन है। इसके बाद कि आपको कितना एप्लीकेशन मनी देना है, और अलॉटमेंट और कॉल मनी कितनी देनी है। अभी चीजें आपको एक्सप्लेन पहले ही करी हुई है सारी, कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए मांग सकती है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि आप अप्लाई करो, 2 रुपए साथ दे दो, और बाद में 3 रुपए, 3 रुपए, ठीक है, कितने हो गए, 6 8, और बाद में 2 रुपए देना, इसको हम कॉल बोलते हैं, कॉल। यानी आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा है, 2 रुपए तो अपने एप्लीकेशन के साथ दे दिए, बाद में 3 रुपए और दो, 3 रुपए और 2 रुपए, इनको हम कॉल बोलते हैं, हम कॉल करते हैं पैसा। नॉर्मली एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा नहीं लेते, एप्लीकेशन के साथ हम कुछ पैसा लेते हैं, 2 रुपए सपोज ले लिए, और बाकी हम इनसे बाद में मंगवाते हैं शेयर होल्डर से। ठीक है, कोई प्रेफरेंशियल शेयर हमारे पास है या नहीं, प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना ही है कैपिटल के टाइप्स, प्रेफरेंस, इक्विटी, डिवेंचर्स, वो नेक्स्ट क्लास की बात है। कि हमारे पास कोई प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर तो नहीं है, हमारे पास कोई रिजर्व सरप्लस को एज ऑन डेट नहीं है, ये चीज भी होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी बनने तक कंपनी खर्चा ही खर्चा करती, कुछ कमाती नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने देखा कंपनी बनने तक कितना कुछ कंपनी ने करना है, प्रोस्पेक्टस निकालना है, वो करना है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, आरओसी फीस भरनी है, प्रमोटर को कमीशन देना है। अब कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं, कहां से देगी, कंपनी के पास तो कुछ पैसा भी नहीं है। तो इन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं टेक्निकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, आपने शायद अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे। तो ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ही कंपनी इनकर करती है। तो इन खर्चों की डिटेल जो है मुझे इस प्रोस्पेक्टस में देनी होती है, कि अभी तक मेरा कंपनी बनने पे आप मान लीजिए 10 लाख का खर्चा हुआ है, और ये खर्चा मेरा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, आगे होने वाले प्रॉफिट से मैं खर्चा जो है राइट ऑफ कर लूंगा, अभी के लिए मेरे पास ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी तो ऑडिटर का नाम भी, और ये पता, ये कंडीशन कब आती है, जब कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी हो। ठीक है, अगर नई कंपनी तो ऑडिटर तो होगा नहीं, लेकिन अगर कोई पुरानी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और अब वो बनना चाहती है पब्लिक कंपनी, तब उसको ऑडिटर का नाम देना है। या अगर एक कंपनी पब्लिक कंपनी है बट अब उसको अपना पब्लिक इशू निकालना है, ऐसे पब्लिक इशू, तो उस टाइम पे भी इसको डिटेल देना पड़ेगा। जैसे एलआईसी ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग कंपनी है, अब एलआईसी कल को अपना आईपीओ निकालना चाहती है, फर्स्ट टाइम एलआईसी जो है आईपीओ निकालना चाहती है, तो वो ऑडिटर की डिटेल भी जो उसमें है वो दे देगी।
ठीक है। शेयर होल्डर का वोटिंग राइट क्या रहेगा मीटिंग में, वो तो पता ही है कि शेयर होल्डर का वोटिंग राइट रहता है मीटिंग में, शेयर होल्डर ओनर होता है बिजनेस का, तो उसका वोटिंग राइट रहता है। तो उसका जो वोटिंग राइट रहेगा उसके रिलेटेड जो है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। और अगर कंपनी को ऑडिट हो चुका है तो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर भी कंपनी देगी कि हाँ, जैसे LIC भी अपना इशू निकालेगी तो वो तो बताएगी ना कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, मैं प्रॉफिट मेकिंग हूँ या लॉस मेकिंग हूँ, तो वो तो बताएगी। अगर नई कंपनी है तो फिर लास्ट का पॉइंट जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं है नई कंपनी के, इनका भी ऑडिट हो ही नहीं सकता, इनका भी बिजनेस बैलेंस शीट बना ही नहीं होगा। तो ये लिस्ट जो है ये खाली इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इलस्ट्रेटिव का मतलब इसके अलावा भी एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कंपनी देना चाहे, एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट जो भी कंपनी अपने बारे में बोलना चाहे वो बोल सकती है। एनी अदर इंफॉर्मेशन कंपनी में फाइंड रेलिवेंट फॉर इनवाइटिंग ऑफर्स। कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रेलिवेंट लगे जिससे उसको लगता है कि ऑफर साइज जो है वो बढ़ जाएगा, तो कंपनी इस प्रॉस्पेक्टस में जो है वो डाल सकती है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे जो कि बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है, बिकॉज ये इसके साथ इसी के साथ मिलता जुलता है। उसके बाद वापस हम आएंगे टर्म 1 वाले उस पर। तो अभी के लिए चैप्टर नंबर 1 और 2 हो गया, 7 भी हो गया। जो चैप्टर नंबर 8 जो है उसके बाद हम शुरू करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 हो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।